हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने कोशिका से संबंधित जो एनसीईआरटी के हमारे मुख्य प्रश्न थे उनकी शुरुआत की थी। इस लेक्चर के अंदर भी हम उसी कड़ी में आगे जिस टॉपिक के विषय में पहले बात करेंगे वो हो जाएगा हमारा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है, क्योंकि इन वीडियो के अंदर हम जो पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं या जो एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्नों में जो कुछ दिया हुआ है वो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो इसमें कोशिका विभाजन का जो टर्म है इसका मतलब होता है कि जो कोशिका है वो विभाजित हो रही है। कोशिका अपनी जैसी कोशिकाओं का निर्माण करती है। आपने पीछे वीडियो के अंदर देखा था कि हमने उसमें बोला था कि कोशिका सिद्धांत के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने बताया और ये बताया कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिका बनती है। तो वो कोशिका कैसे बनती है उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है कोशिका विभाजन। एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। ये बात हम आपको यहां बता रहे हैं, जैसे ही इसके बारे में बताते जाएंगे क्लियर होता चला जाएगा कि ये क्या होता है। अब जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन के अंदर कोशिका विभाजित होकर संतति कोशिकाओं का, नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जो कोशिका विभाजित होनी है उसे मातृ कोशिका कहते हैं। ये जो मातृ कोशिका है इसके अंदर जो गुणसूत्र हैं अगर हम देखें तो गुणसूत्र आपस में जो जुड़े हुए हैं, कितने गुणसूत्र हैं? चार जोड़ी गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि मातृ कोशिका से किस प्रकार नई कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन में क्या होगा और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा। जब जीव वृद्धि करता है तो जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तभी जीव में वृद्धि होती है। तो अगर वृद्धि होगी उसके अंदर जो कोशिका विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन हो जाता है। नई कोशिकाएं बनती चली जाती हैं। जितने गुणसूत्र यहाँ मातृ कोशिका के अंदर हैं उतने ही गुणसूत्र आगे संतति कोशिका में बन जाते हैं। तो ये जो दोनों कोशिकाएं बनती हैं इनको बोल देते हैं संतति कोशिका, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या समान है। संतति कोशिका में भी चार, ऐसे ही चार चार, तो इसका मतलब इसको बोल देंगे हम समसूत्री कोशिका विभाजन, जो कि जीवों में वृद्धि के लिए जरूरी होता है। अब बात करते हैं मातृ कोशिका में से ही अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा। अब जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो दो प्रकार से हो जाता है, पहला और दूसरा। जो मातृ कोशिका है उससे जो संतति कोशिका बन रही है ये अर्धसूत्री विभाजन पहला हो जाएगा। यहीं से अर्धसूत्री विभाजन पहले से अर्धसूत्री विभाजन दूसरा शुरू हो जाता है।
कि जो कोशिका हमें यहाँ अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन के पहले भाग से प्राप्त हो रही हैं, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर गुणसूत्र संतति कोशिका में जैसे हैं वैसे ही हैं। तो दूसरे भाग में जो अर्धसूत्री विभाजन होगा उससे एक मातृ कोशिका से पता चलता है कि 4 संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। ये जो 4 संतति कोशिकाएं होती हैं, अब इनमें जो गुणसूत्र रहेंगे वो क्या हैं? तो इसमें आप क्या देखोगे कि जो संतति कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बन रही हैं मातृ कोशिका से, उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो मातृ कोशिका से आधी रह जाती है और एक मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बन रही हैं। तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है, ये जो प्रजनन अंग होते हैं, उत्तक होते हैं, उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन बनता है, क्योंकि वहाँ जो युग्मक बनता है, आगे युग्मक से जो निषेचन होता है, युग्मनज बनता है, वो जो प्रक्रियाएं हैं वहाँ अर्धसूत्री विभाजन मिलता है। तो हमने यहाँ कोशिका विभाजन में देखा कि समसूत्री विभाजन क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा और कैसे जो संतति मिलेगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है। उसके बाद इसी कड़ी में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार जो विभिन्न मुख्य जो अभ्यास के प्रश्न हैं कोशिका से संबंधित, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे जब हमने संरचना बनाई कोशिका की, चाहे वो पादप कोशिका है चाहे वो जंतु कोशिका है, उससे संबंधित ज़्यादातर प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। वो रिपीट भी होते रहेंगे, उनकी रिवीजन भी होती रहेगी और आप नोट्स भी साथ के साथ देखते हुए वीडियो को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाती है कोशिका में, जब हम संरचना की बात करते हैं कि कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है वो प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होगी वो प्रोटीन या लिपिड की बनी होती है। तो ये जो प्रोटीन और लिपिड हैं ये कोशिका के किस भाग में बनते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली को बनाते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कह दें को बनाने के लिए प्रोटीन व लिपिड का निर्माण कहाँ पर होता है, किस भाग में होता है? आपने चित्र देखा था, उसमें हमने बताया था आपको कि अंतरप्रद्रव्य जालिका बनती है कोशिका के अंदर। कोशिका में केंद्रक के पास झिल्ली युक्त पट्टिकाएं होती हैं, संरचनाएं होती हैं। वो जो संरचनाएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, रफ यानी कि खुरदरी और स्मूथ यानी कि चिकनी अंतरप्रद्रव्य जालिका। तो जो खुरदरी अंतरप्रद्रव्य जालिका होती है वहाँ निर्माण होता है प्रोटीन का, और जो चिकनी अंतरप्रद्रव्य जालिका होती है वहाँ निर्माण होता है लिपिड का। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हो कि प्लाज्मा झिल्ली को बनाने के लिए प्रोटीन व लिपिड का निर्माण अंतरप्रद्रव्य जालिका अंतरप्रद्रव्य जालिका में होता है। खुरदरी में प्रोटीन का निर्माण होता है और चिकनी जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है उसके अंदर लिपिड का निर्माण होता है।
जो कोशिका भित्ति की हम बात करते हैं, पेड़ पौधों के अंदर जो कोशिका में होती है बाहरी आवरण, वो सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद इसी में प्रश्न बन जाता है प्लाज्मा झिल्ली से संबंधित अगर बात करें कि अगर प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो क्या होगा। अगर प्लाज्मा झिल्ली फट जाए तो क्या होगा। हमने अभी बताया आपको कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, वो कोशिका का बाहरी आवरण होता है। जो कोशिका द्रव्य, जो तरल पदार्थ होता है कोशिका के अंदर, उसको भी सुरक्षित रखती है, बाहरी वातावरण से अलग रखती है। और उस कोशिका द्रव्य में, उस तरल पदार्थ के अंदर जो विभिन्न अंग होते हैं कोशिका के, उनको भी सुरक्षित रखती है। अगर ये कोशिका झिल्ली जो बाहरी आवरण है वो ही फट जाएगा तो जो कोशिका है वो नष्ट हो जाएगी, जो उसके कोशिका द्रव्य और उसके पदार्थ हैं वो बह जाएंगे। तो इसके आंसर में, उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका द्रव्य और विभिन्न कोशिकांगों को सुरक्षित रखती है। अगर यह झिल्ली फट जाएगी तो कोशिका नष्ट हो जाएगी। तीसरी अगर बात करें, लाइसोसोम की बात करते हैं कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। लाइसोसोम के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि लाइसोसोम जो होते हैं वो झिल्ली युक्त पुटिकाएं होती हैं, संरचनाएं होती हैं, और इन लाइसोसोम के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। जब कोशिकाएं टूट फूट ग्रसित हो जाती हैं या मृत हो जाती हैं तो ये जो लाइसोसोम हैं ये फट जाते हैं और इनके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो उस मरी हुई कोशिका को, उस टूटी फूटी कोशिका को पाचित कर देते हैं ताकि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर के अंदर इकट्ठा ना हो। तो एक तरह से एक शरीर के अंदर ये साफ सफाई का भी काम करते हैं। तो इन्हें आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि लाइसोसोम के अंदर उपस्थित एंजाइम अपनी ही मृत कोशिकाओं या टूटी फूटी कोशिकाओं को पाचित करते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को स्वयं घाती, आघात पहुंचाने वाली या आत्मघाती थैली कहते हैं। उसके बाद इसी में आ जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर क्यों कहते हैं। तो ऐसा क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि उसको पावर हाउस बोलेंगे या बिजली घर बोलेंगे। अब पावर हाउस की बात करते हैं या बिजली घर की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि बिजली बनती है। तो कोशिका में बिजली तो नहीं बनेगी लेकिन एनर्जी, ऊर्जा जरूर बन जाती है। जो भोजन पचता है उस भोजन के पचे हुए या अवशोषित भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा कोशिका के इस भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है। यही उत्तर में लिखा जाएगा कि पचे हुए या अवशोषित भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें, गोल्जी काय के बारे में आपने पढ़ा। गोल्जी काय न हो तो क्या होगा।
अगर कोशिका के अंदर गोल्जिकाएं ना हो तब क्या होगा? अब जो गोल्जिकाएं होते हैं ये चपटी पुटिकाएं होती हैं, चपटी संरचनाएं होती हैं जो समांतर रूप में व्यवस्थित होती हैं कोशिका के अंदर। तो ये जो पुटिकाएं हैं, ये जो संरचनाएं हैं, इनके अंदर जो पदार्थ हैं कोशिका में बनते हैं वो पदार्थ संचित होते हैं, उनका स्थानांतरण होता है कोशिका के अंदर भी और बाहर भी। तो ये संगठित हो जाते हैं, इनके अंदर जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो पदार्थ कोशिका के अंदर बाहर गमन करते हैं, स्थानांतरित होते हैं। अगर ये नहीं होगा तो जो पदार्थों का आवागमन है वो रुक जाएगा। अगर कोशिका के अंदर गोल्जिकाएं न हो तो जो पदार्थों का आदान प्रदान है, स्थानांतरण है, वो नहीं होगा। उसके बाद जो जिसपे पूरा चैप्टर की हमने शुरुआत की थी कि पेड़ पौधों के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसे पादप कोशिका कहते हैं, और जो जंतुओं के अंदर कोशिका मिलेगी उसे जंतु कोशिका बोल देंगे। तो इन दोनों में अगर तुलना करनी पड़ जाए कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखो, तो बच्चों आपने अगर इसकी संरचना बनाई है दोनों कोशिकाओं की तो बड़े आराम से आप दोनों में तुलना कर सकते हैं, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। आप बता सकते हो कि पादप कोशिका में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में कौन कौन से होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि पादप कोशिका के जो बाहरी आवरण होता है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और यह कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जो कोशिका भित्ति है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। तो ये पहला अंतर हो जाता है। दूसरी अगर बात करें केंद्रक की, तो जो केंद्रक होता है पादप कोशिका के अंदर वो परिसीमा में पाया जाता है, बिल्कुल बाहरी सतह के नज़दीक पाया जाता है। और अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो कोशिका के मध्य में पाया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो जाता है कि पादप कोशिका में जो केंद्रक है वो परिसीमा में मिलेगा और जंतु कोशिका में जो केंद्रक है वो मध्य में मिलेगा। उसके बाद तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो जो केंद्रक होता है वो पादप कोशिका में परिसीमा में पाया जाता है और जंतु कोशिका के अंदर वही केंद्रक कोशिका के मध्य में पाया जाता है। तो ये भी अंतर हो जाता है। तीसरी अगर बात करें हम कोशिका के अंदर जो पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं जबकि जंतु ऐसा नहीं करते। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, वो इसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में मिलेगा जबकि जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो प्लास्टिड होते हैं वो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं मिलेंगे। चौथा अगर पॉइंट देखा जाए कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में और क्या अंतर दिखाई देता है, आपने संरचना देखी है कि जो रिकितकाएं होती हैं, जो पादप कोशिका है उसमें रिकितका बड़े साइज की होती है और जो जंतु कोशिका है उनमें जो रिकितकाएं होती हैं वो छोटे साइज की होती हैं जिनमें भोजन संग्रहित होता है। तो वहाँ बड़े साइज की रिकितका, यहाँ छोटे साइज की रिकितका होती है। उसके बाद बात करते हैं इनकी आकृति कैसी होती है। जो पादप कोशिका है उसकी आकृति में आयताकार संरचना आपने बनाई हुई है, जबकि हम जंतु कोशिका जब बनाते हैं ये वृत्ताकार होती हैं। साइज की आकार की बात करें तो पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है और जंतु कोशिका आकार में छोटी होती है। तो ये लगभग जो मुख्य प्रश्न है इस पाठ से संबंधित कोशिका से, चाहे वो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है या अभ्यास के प्रश्न है, वो लगभग हमने सारे आपके साथ डिस्कस किए। अगर कोई बात आपकी नहीं समझ में आती वो आप हमसे, जैसे हमने जो वीडियो डालते हैं उस वीडियो को आपने लाइक करना, शेयर करना और वहीं कमेंट डालना है ताकि
जो भी आपकी क्यूरी हो, किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई समझ में नहीं आ रही है बात, वो आपको क्लियर की जा सके। तो सभी बच्चों ने वीडियो देखनी है, उसको शेयर भी करना है, ताकि दूसरे बच्चों का भी इस महामारी के टाइम में उनकी भी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे।